हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी 8th क्लास की पॉलिटी का 6th चैप्टर, जो कि हाशिएकरण से निपटना। हमने पिछले चैप्टर में हाशिएकरण की समझ को देखा था। हाशिएकरण क्या होता है, किस प्रकार से किसी भी तबके के साथ किया जा सकता है, हाशिएकरण से निपटना, इस चुनौती को ख़त्म करना, उसके बारे में इस चैप्टर में हम देखेंगे। शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हमने दो अलग अलग समूहों और असमानता व भेदभाव के उनके अनुभवों के बारे में पढ़ा था। हमने जो जनजाति होती हैं, जो आदिवासी होते हैं, उनके बारे में पढ़ा था। मुसलमानों के बारे में पढ़ा था। महिलाओं के बारे में हमने पहले पढ़ लिया। वो सब एक तरह से हाशिएकरण का सामना कर रहे हैं। ये समूह भले ही कम ताकतवर हों, लेकिन उन्होंने अलग थलग कर दिए जाने या औरों के वर्चस्व का विरोध किया है, अपनी आवाज़ उठाई है और संघर्ष करते रहे हैं। उन्होंने अपने लंबे इतिहास में विविध रणनीतियों के सहारे हालात को बदलने का प्रयास किया है। धार्मिक सांत्वना, सशस्त्र संघर्ष, आत्म परिष्कार व शिक्षा और आर्थिक बेहतरी, अपनी स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने तरह तरह के रास्ते अपनाए हैं। संघर्ष का कौन सा रास्ता चुना जाएगा, यह हर एक मामले में उन हालात पर निर्भर करता है जिसमें हाशियाई समुदाय रहते हैं। यानी कि किस प्रकार से अलग अलग रास्तों को चुनकर वे हाशिएकरण से निपट सकते हैं। सभी अलग अलग होते हैं। हमने मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, सबके साथ में अलग अलग तरह से जो उनके शोषण है वो होते हुए देखा है। मौलिक अधिकारों का उपयोग। हमें पता है कि हमारा संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है। वो क्या है उनके उपयोग, जैसा कि आप इस पुस्तक के पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। संविधान में कई ऐसे सिद्धांत सूत्रबद्ध किए गए हैं जो हमारे समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं। इन सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के जरिए परिभाषित किया गया है। यह हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं। जहाँ तक हाशियाई तबकों की बात है, उन्होंने इन अधिकारों को दो तरह से इस्तेमाल किया है। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ अन्याय और दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। कई बार हाशियाई तबकों के संघर्ष की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए कानून बनाने पड़ जाते हैं। यानी कि जो मौलिक अधिकार है उसी में और चीज़ें ऐड करनी पड़ जाती हैं ताकि सबको समान अधिकार मिल सके। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। जो संविधान है उसमें हमारा अनुच्छेद 17 कहता है, यदि किसी के साथ छुआछूत वाला भेदभाव किया जाता है, अस्पृश्यता रखी जाती है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। इसका मतलब यह भी है कि छुआछूत गलत है और लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। लिहाजा अब अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध हो गया है। जो भी अस्पृश्यता को मानेगा, जो भी किसी के साथ छुआछूत वाली प्रथा को लगाएगा, उसको जो है सजा दी जाएगी कानून के तहत। संविधान में ऐसे दूसरे भी अनुच्छेद हैं जो अस्पृश्यता के खिलाफ हैं। उदाहरण के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि किसी भी आधार पर किसी के साथ असमानता, भेदभाव नहीं किया जाएगा। कक्षा 7 में समानता पर आधारित केंद्रीय पुस्तक में हमने ये सब पढ़ा था। समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित इस प्रावधान का सहारा ले सकते हैं और इस सहारे के लिए वो जो है न्यायालय में जा सकते हैं अपने अधिकार को मांगने के लिए। इस तरह यदि दलितों को लगता है कि कोई व्यक्ति या समुदाय या सरकार उनके साथ सही बर्ताव नहीं कर रही है, तो वे मौलिक अधिकारों का सहारा ले सकते हैं। उन्होंने बार बार भारत सरकार का ध्यान संविधान की ओर आकर्षित कराया भी है और इस बात पर जोर दिया है कि सरकार संविधान का पालन करे और उन्हें न्याय प्रदान करे। इसी तरह मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों ने भी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया है। उन्होंने धर्म और सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया है। जिस प्रकार से हमें छुआछूत के मौलिक अधिकार का पता है, असमानता के यदि कोई असमानता करता है किसी भी आधार पर, तो उसके मौलिक अधिकार का हमें पता है। इसी प्रकार से जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो हमें दी गई है। सभी धर्मों को समान लेकर के चला जाएगा। सभी धर्मों के जो भी मानने वाले हैं उनकी इज्जत की जाएगी, उनको समान रखा जाएगा। उन्होंने धर्म और सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता के आधार पर जोर दिया है। जहाँ तक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का प्रश्न है, मुसलमान और फारसी आदि सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को
अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। इस तरह विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्था करके संविधान ने ऐसे समूहों को सांस्कृतिक न्याय देने का प्रयास किया है। इसका उद्देश्य यह है कि इस समूहों की संस्कृति पर ना तो बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति का वर्चस्व है और ना ही वह नष्ट होता है। यहाँ पर एक कवियत्री है महाराष्ट्र की, वो अपनी कविता लिखती हैं असमानता के ऊपर ही। यह कविता महाराष्ट्र की विख्यात भक्त कवियत्री सोयराबाई द्वारा लिखी गई है। वह 14वीं शताब्दी के जाने माने भक्त कवि चोखामेला की पत्नी थी। सोयराबाई महार जाति की थी। उस समय यह जाति छुआछूत मानी जाती थी। काया है दूषित, कहना है उनका, और केवल आत्मा है बेदाग। लेकिन दूषित काया पैदा होती है काया के भीतर ही। हे अनुष्ठान वह कौन सा होती है जिससे शुद्ध काया। ऐसा कोई जीव नहीं पैदा हुआ जो न खून सनी कोख से, यही है उस ईश्वर की महिमा। इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना। महारी चोखा का है यह कहना। तो यहाँ पर वो इसी दलित जो उनके साथ असमानता है उसी को लेकर के कहती है। इस कविता में सोयराबाई शुद्धता की सोच पर उंगली उठाते हुए दलील दे रही हैं कि प्रत्येक मनुष्य एक ही ढंग से पैदा होता है। सभी को पता है एक ही प्रकार की कोख से जन्म लेते हैं, यानी कोख से ही पैदा होते हैं सभी। इसलिए ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो एक ही देह को ज़्यादा और दूसरे की देह को कम शुद्ध बना सकती हो। ये सिर्फ मनुष्य ने, ये सिर्फ समाज ने बना दिया है ऊंच नीच। प्रकृति की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर ने किसी में भेदभाव नहीं किया। संभवतः वे यह भी कहना चाहती हैं कि जाति व्यवस्था में लोगों को विभिन्न स्थानों, कार्यों, ज्ञान और प्रतिष्ठा से वंचित रखने या लोगों को एक दूसरे से अलग करने वाला छुआछूत का भाव काम के स्वरूप से पैदा नहीं होता, बल्कि यह हमारे भीतर से हमारे अपने विचारों, हमारी अपनी मूल्य मान्यताओं से पैदा होता है। तो हमने देखा इनकी कविता है यहाँ पर। अब देखेंगे हाशियाई तबकों के लिए कानून किस प्रकार से बने हुए हैं। जैसा कि आपने पहले पढ़ा था, सरकार अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कानून बनाती है, लेकिन सरकार केवल इसी तरह कार्रवाई नहीं करती। हमारे देश में हाशियाई तबकों के लिए खास कानून और नीतियां बनाई गई हैं। बहुत सी नीतियां या योजनाएं किसी समिति की सिफारिशों या सर्वेक्षण आदि के नतीजों पर आधारित होती है। सरकार इस तरह की नीतियों को प्रोत्साहन देती है ताकि खास तबकों को सही अवसर उपलब्ध कराए जा सके। यानी कि सरकार नई नई योजनाएं लेकर के आती है, नीतियां बनाती है ताकि सबको समान अवसर मिल सके, उनके लिए काम कर सके। सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देना किस प्रकार से। संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले या भारी दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती हैं ताकि उन तक जो है योजनाओं के जरिए उनको सामान लाया जाए, उनको अवसर प्राप्त हो सके। उदाहरण के लिए कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ताकि वे शिक्षा संबंधी सुविधाएं हासिल कर सके जो मुमकिन है कि उनके अपने इलाकों में उपलब्ध नहीं है। और यदि उनको छात्रवृत्ति मिलेगी तो वो आगे पढ़ेंगे, उनके पास जो पैसे की कमी है वो दूर हो पाएगी और वो भी सबके समान आ पाएंगे। कुछ ज़रूरी सुविधाएं मुहैया कराने के अलावा सरकार कानूनों का भी इस्तेमाल करती है ताकि व्यवस्था में निहित असमानता को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जा सके। आरक्षण की व्यवस्था इसी तरह का एक महत्वपूर्ण कानून या नीति है। हम आरक्षण के बारे में जानते हैं, जो SC ST वाले होते हैं, जो निचले तबके के लोग होते हैं, उनको आरक्षण दिया जाता है ताकि वो भी जो ऊपर जो खुद को ऊंची जात वाले समझते हैं, जिसके नाम पर वो भेदभाव करते हैं, उनके समान लाया जा सके, सभी को समान लाया जा सके। यह महत्वपूर्ण होने के साथ बेहद विवादास्पद भी है। शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दलितों व आदिवासियों के लिए सीटों के आरक्षण का कानून एक महत्वपूर्ण तर्क पर आधारित है। ये सिर्फ ना उन लोगों को समान लाने के लिए, बल्कि इसमें जो आरक्षण दिया जाता है यह काफ़ी विवादास्पद मुद्दा बना रहता है हमेशा ही। कुछ लोग कहते हैं आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं इसको बढ़ा देना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं इसको कम कर देना चाहिए। तो इस पर जो विवाद है वो चलता ही रहता है। इसके पीछे समझ यह है कि हमारे जैसे समाज में जहाँ कुछ तबकों को सदियों तक पढ़ने लिखने और नई निपुणताएं हासिल करने के अवसरों से वंचित रखा गया है, वहाँ लोकतांत्रिक सरकार को इन तबकों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। आरक्षण की नीति किस तरह काम करती है? क्या है आरक्षण की नीति? जो
इस प्रकार से इनको सामान लाएगी। देश भर की सभी राज्य सरकारों के पास अनुसूचित जातियों या दलितों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी व अति पिछड़ी जातियों की अपनी अपनी सूचियां हैं। इसी तरह की एक सूची केंद्र सरकार के पास भी होती है। जो विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए या जो उम्मीदवार सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन देते हैं, उन्हें जाति और जनजाति प्रमाण पत्र के रूप में अपनी जाति या जनजाति का सबूत देना होता है। हमें पता है जो निचले तबके के लोग होते हैं, जो पिछड़े हुए होते हैं, SC ST वाले, वो उनका जो है कास्ट सर्टिफिकेट बनाया जाता है, जो कि किसी भी एजुकेशन पर या किसी भी एग्ज़ाम में इसको लगाया जाता है। अगर कोई खास दलित या जाति जनजाति सरकारी सूची में है तो उस जाति या जनजाति का उम्मीदवार आरक्षण का लाभ उठा सकता है। उसके आधार पर फिर उनको आरक्षण दिया जाता है। कॉलेजों, खासतौर से मेडिकल कॉलेज जैसे पेशेवर संस्थानों में दाखिले के लिए सरकार ने कट ऑफ या न्यूनतम अंक सीमा तय की हुई है। इसका मतलब यह है कि इन संस्थानों में सभी दलित और आदिवासी उम्मीदवार दाखिला नहीं ले पा सकते हैं। इनमें उन्हीं दलित और आदिवासी विद्यार्थियों को दाखिला मिल सकता है जिन्होंने परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है और न्यूनतम अंक सीमा से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। सरकार इन विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति भी देती है। 9वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की पुस्तक में यहाँ पर पिछड़े वर्गों के आरक्षण के बारे में हम इसे आगे देखेंगे। 9th क्लास की में आई गई ये योजना की अनुसूची है जो अलग अलग सरकार चलाती है। दलित और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा किस प्रकार से की जा सकती है? हाशियाई समुदायों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए नीतियों के अलावा हमारे देश में कई कानून भी बनाए गए हैं। आइए यहाँ एक सच्ची घटना पर आधारित इस केस स्टडी को पढ़कर इसको हम जानेंगे दलित कानून के बारे में। जकमालगुर गांव के लोग एक बड़े त्योहार की तैयारी में जुटे हुए हैं। यहाँ हर 5 साल में एक बार स्थानीय देवता की पूजा की जाती है। 5 दिन चलने वाले इस उत्सव में आसपास के 20 गांवों के पुजारी इकट्ठा होते हैं, जो ब्राह्मण टाइप होते हैं, ऊंची जाति वाले। इस कार्यक्रम की शुरुआत में दलित समुदाय का एक व्यक्ति सारे पुजारियों के पैर धोता है और धोवन के इस पानी से नहाता है। यानी कि वहाँ पर जो पुजारी आएंगे उस पूजा वगैरह को, उस त्योहार को पूरा करवाने के लिए उसके एक दलित परिवार का व्यक्ति उनके पैर धोएगा और उस पानी का जो पानी होगा, पैर धुले हुए पानी जो बचा होगा, उससे फिर वो नहाएगा। जकमालगुर में यह काम रत्नम के परिवार के लोग करते हैं। रत्नम से पहले उसके पिता और दादा यह काम करते हैं। उन्हें कभी मंदिर में दाखिल नहीं होने दिया गया, लेकिन इस रस्म को उनके लिए एक भारी सम्मान के रूप में देखा जाता था। इस बार रत्नम की बारी थी। रत्नम 20 साल का था और पास के ही एक कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसने यह रस्म निभाने से इनकार कर दिया क्योंकि उसको समझ आ गया था जो बच्चे हैं वो बाहर निकलेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, इसलिए एजुकेशन कहते हैं कि बहुत ज़रूरी होती है। तो उसने इस रस्म को मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह इस संस्कार में विश्वास नहीं करता और उसके पुरखों को दलित होने के कारण ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता था। रत्नम के इस इनकार से न केवल गांव की ताकतवर जातियां यानी जो ऊंची जातियां थी, बल्कि उसके अपने समुदाय के कई परिवार भी खफा थे। यानी कि जो निचले तबके के लोग थे, जो उसकी ही जाति के लोग थे, वो भी खफा हो गए थे, वो भी गुस्सा हो गए थे। ऊंची जातियों के लोगों को यह देखकर हैरानी थी कि कच्ची उम्र का एक नौजवान उनका हुक्म मानने से इनकार कर रहा है। उनको लगता था कि रत्नम की पढ़ाई लिखाई ने उसे बिगाड़ दिया है और अब वह खुद को उनके बराबर मानने लगा है। अक्सर ऐसा होता है ना, जब हम किसी गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो सबसे पहले जो है हमारी एजुकेशन पर उंगलियां उठ जाती है कि हमें गलत शिक्षा दी जा रही है और शिक्षा जो है वो हमें बिगाड़ रही है। तो वही यहाँ सब हो रहा था। यहाँ पर भी रत्नम की जाति के लोग भी ऊंची जाति वालों के गुस्से की आशंका से डरे हुए थे। जाहिर सी बात है, जो ऊंची जाति वाले थे वो नीची जाति वालों को दबा करके रखते थे। अब ऐसे में जब कोई उनके हुक्मों को मानने से इनकार कर देगा तो कुछ परिवार वो डरेंगे भी कि हमारे साथ अब कुछ गलत ना हो जाए। उनमें से बहुत सारे सवर्णों के खेत खलिहानों में दहाड़ी मजदूर थे। अगर प्रभुत्वशाली जातियां उन्हें काम देना बंद कर दे तो वे क्या खाएंगे, क्योंकि वो उन पर खाने पीने के लिए भी ऊंची जाति पर निर्भर थे। जिंदगी कैसे चलेगी? ऊंची जातियों ने यह भी ऐलान कर दिया था कि अगर दलित नहीं झुकेंगे तो उन्हें स्थानीय देवता का अभिशाप लगेगा। ये अलग ही डर बिठा देते हैं धर्म के नाम पर ऐसे लोग कि अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो ऊपर वाला नाराज हो जाएगा, उनको अभिशाप लगेगा, उनका बुरा होगा। ये सब चीज़ें पहले ही चल जाती हैं। रत्नम की दलील यह थी कि चूंकि आज तक एक भी दलित मंदिर के भीतर नहीं गया है, इसलिए देवता की उन पर गुस्सा होने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि जब उनको अधिकार ही नहीं है मंदिर जाने का तो वो देवता कैसे नाराज हो सकते हैं। यहाँ पर कबीरदास की कहानी दी गई है।
भाषा की अपनी पुस्तक में आपने कबीर के दोहे पढ़े होंगे। कबीर 15वीं सदी के कवि थे। पेशे से बुनकर कबीर भक्ति परंपरा से जुड़े थे। कबीर की कविता परम सत्ता के प्रति उनके प्रेम पर केंद्रित थी। उनका यह प्रेम रस्मों और पंडे पुजारियों के चंगुल से आज़ाद था। उनकी कविताओं में ताकतवर लोगों की तीखी आलोचना दिखाई देती है। कबीर ने ऐसे लोगों पर बार बार प्रहार किया है जो अपनी धार्मिक और जातीय पहचानों के लिए लोगों को सांचे में कैद कर देते हैं। उनकी राय में हर व्यक्ति के पास आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने की क्षमता होती है और वे अपने अनुभवों के जरिए भीतर के गहरे ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। उनके पद सभी मनुष्यों की समानता और श्रम की महत्ता के शक्तिशाली विचारों को सामने लाते हैं। वे एक साधारण कुम्हार, बुनकर और घोड़े में पानी लाती औरत सबके श्रम का सम्मान करते हैं। उनके पदों में श्रम की समूचे ब्रह्मांड को समझने का आधार है। उनकी प्रत्यक्ष साहस भरी चुनौती आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार और गुजरात में दलित हाशियाई समूह और सामाजिक ऊंच नीच से घृणा करने वाले लोग आज भी कबीर के पदों को गाते हैं। तो कबीर ने काफ़ी कटाक्ष किया था इन जैसी ऊंची जातियों पर। यहाँ पर रत्नम की कहानी चली अभी हमारी। ताकतवर जातियों ने रत्नम को सबक सिखाने की ठानी। उन्होंने उसके समुदाय को हुक्म दिया कि वे रत्नम और उसके परिवार का बहिष्कार कर दें। सभी को यह आदेश दिया गया कि कोई भी उसके परिवार से किसी तरह का संपर्क ना रखे और उनको गांव से ही निकाल दिया गया था। एक रात को अचानक कुछ लोगों ने आकर रत्नम की झोपड़ी में आग लगा दी। रत्नम किसी तरह अपनी माँ के साथ जिंदा भाग निकला। उसने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया। क्योंकि हमें पता है संविधान हमें अधिकार देता है। वो पढ़ा लिखा था तो उसको कानून की पता था, उसके अपने अधिकारों का पता था, तो उसने जाकर के FIR दर्ज करवा दी। बाकी दलित परिवार तब भी उसके समर्थन में आगे नहीं आए। वे डरे हुए थे उन्हें लगा कि अगर वे अपना मुंह खोलेंगे तो उनकी हालत भी रत्नम जैसी ही बना दी जाएगी। स्थानीय मीडिया ने इस घटना पर काफ़ी ध्यान दिया। बहुत सारे पत्रकारों ने गांव का दौरा किया। रत्नम को उन्होंने दलित प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में पेश किया। अनंतः विवादास्पद रस्म को खत्म कर दी गई, लेकिन उसके परिवार को गांव छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि गांव की ऊंची जातियों ने उसका बहिष्कार कर दिया था। अब जो रस्म थी इस प्रकार की पैर धोकर उससे नहाना, वो तो खत्म कर दी गई, लेकिन वो फिर भी उसको गांव छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि उसको गांव से निकाल दिया गया था। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है क्या? रत्नम ने अपने गांव में ऊंची जातियों द्वारा किए जा रहे भेदभाव और हिंसा का विरोध करने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई और कानून का सहारा लिया। यह कानून 1989 में दलितों तथा अन्य समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था। उस समय सरकार पर इस बात के लिए भारी दबाव पड़ रहा था कि वह दलितों और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्रवाई करे। यूं तो इस तरह का व्यवहार लंबे समय से चला आ रहा था, लेकिन 70 के दशक के आखिर और 80 के दशक में यह समस्या हिंसक रूप लेने लगी थी। इस दौरान दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अपने हकों का दावा करने वाले बहुत सारे अग्रही दलित संगठन सामने आए और उन्होंने अपने हकों के लिए पुरजोर आवाज उठाई। वे तथाकथित जातीय दायित्वों का निर्वाह करने को तैयार नहीं थे और समानता का अधिकार चाहते थे। रत्नम की तरह उन्होंने भी दलितों का अपमान व शोषण करने वाली परंपराओं को मानने से इनकार कर दिया था। इसकी वजह से ऊंची जातियों के लोग उनके साथ खुले आम हिंसा पर उतारू हो गए थे। सरकार को इस बात का एहसास कराने के लिए दलित संगठनों ने व्यापक अभियान चलाए कि छुआछूत अभी भी जारी है। उन्होंने इस बात के लिए दबाव बनाया कि नए कानूनों में दलितों के साथ होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा की सूची बनाई जाए और इस तरह के अपराध करने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया जाए। तो हम देख सकते हैं कानून तो बन जाते हैं, लेकिन ज़रूरी होता है उन कानून को लागू करवाना, क्योंकि हमें पता है कि कानून सिर्फ कागज़ पर लिखना कानून नहीं होता है। आवश्यक है कि उसके जनता के बीच में से लोगों के बीच में प्रचलित किया जाए किसी भी प्रकार से। इसी प्रकार 1970 और 1980 के दशकों में आदिवासियों ने भी खुद को बड़े पैमाने पर संगठित किया। उन्होंने न केवल बराबरी के लिए आवाज़ उठाई, बल्कि अपनी ज़मीन व संसाधनों को हासिल करने के लिए भी आंदोलन चलाए। इन आदिवासियों को भी ताकतवर सामाजिक गुटों का गुस्सा झेलना पड़ा और उनके साथ भी जमकर हिंसा हुई। हम देख सकते हैं जब कोई एक किसी के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो पीछे
अपने आप चलने वाले आ जाते हैं। जिस प्रकार से गांधी जी का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, गांधी जी अकेले चले थे लेकिन उनके पीछे फिर सैकड़ों की भीड़ चल पड़ी थी। यही वजह है कि इस कानून में अपराधों की एक बहुत लंबी सूची दी गई है। इनमें से कई अपराध तो इतने भयानक हैं कि उनके बारे में सोचकर ही दिल दहल जाता है। इस कानून में न केवल भयानक अपराधों का उल्लेख किया गया है, बल्कि यह कानून इस बात की ओर इशारा भी करता है कि साधारण इंसान भी कितने जघन्य कृत्य कर सकते हैं। इस प्रकार इस तरह के कानून हमारे सोचने और काम करने के तरीके को प्रभावित करते हैं और दोषियों को सजा देते हैं। इस कानून में कई स्तर के अपराधों के बीच फर्क किया गया है। पहला, इसमें शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के रूप में स्वरूपों की सूची दी गई है। इसका मकसद ऐसे लोगों को सजा दिलाना है जो नंबर 1, अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई अखाद्य अथवा गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश करता है। यानी कि किसी SC/ST वाले व्यक्ति के साथ में कोई भी गंदा पदार्थ खाने पीने के लिए यदि उस पर जोर डालता है तो उसके खिलाफ कानून है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को नंगा करते या उसे नंगा घुमाते हैं या उसके चेहरे अथवा देह पर रंग लगाते हैं या कोई और ऐसा कृत्य करते हैं जो मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है, तो उसके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जाएगी, उसको सजा दी जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि इनके साथ किस प्रकार से व्यवहार किया जाता था। गांव तक में नहीं आने दिया जाता था, मतलब वस्त्र तक नहीं पहन सकती, लड़कियां अपने स्तर नहीं ढक सकती थी, तो उस प्रकार का माहौल था। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सब कानूनों का प्रावधान किया गया। दूसरा, इनमें ऐसे कृत्यों की सूची भी है जिनके जरिए दलितों और आदिवासियों को उनके साधारण संसाधनों से वंचित किया जाता है या उनसे गुलामों की तरह काम करवाया जाता है। फलस्वरूप इस कानून में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई या उसके स्वामित्व वाली जमीन पर कब्जा करता है या खेती करता है या उससे अपने नाम पर स्थानांतरित करवा लेता है तो उसे सजा दी जाएगी। जबरन, यानी कि उनकी जमीन को यदि कोई छीनने की कोशिश करता है या छीनता है तो उसको सजा मिलेगी। एक और स्तर पर यह कानून इस बात को मान्यता देता है कि दलित एवं आदिवासी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध एक खास तरह के अपराध हैं, इसलिए ऐसे लोगों को दंडित करने की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करते हैं या उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं तो उनके खिलाफ भी जो कानून है वो लगाया जाएगा, उनको सजा दी जाएगी। यहाँ पर जो कबीरदास है उनके दोहे यहाँ पर दिए गए हैं। पंडित देखियो मन में जानी, कहूँ छोक छूती कहाँ से उपजी, तभी छूती तुम मानी। एक ही पाठ सकल बैठाए, छूती लेत धोखा की, छुती ही जैवन छुती ही अंचमन, छुती ही जग उपजाया, कहें कबीर ते छूती विवर्जित, जाके संगना माया। तो कबीरदास यहाँ पर दोहों के माध्यम से इन पर कटाक्ष कर रहे हैं। यहाँ पर संदर्भ दिया गया है इसका। इस पद में कबीर ने बताया कि प्राणी का 3 स्थितियाँ होती हैं, जन्म, जीवन और मरण। तीनों स्थितियों में सभी प्राणी एक समान रहते हैं और तीनों के मूल में गंदगी है। फिर छुआछूत का भेदभाव कैसे हो सकता है? व्याख्या क्या है इसकी? कबीर कहते हैं कि हे पंडित, मन में भली प्रकार से विचार करके देखो, भला बताओ कि छूत क्या है और कहाँ से उत्पन्न हो गई। तुमने बिना सोचे समझे छूत नाम एक भावना बना ली है। प्रभु ने एक ही पृथ्वी रूपी पीढ़े पर सभी को समान रूप से बिठा दिया है। फिर तुम किसको छूत कहोगे और किसे अछूत? अन्न और जल जिसका भोजन और पान किया जाता है गंदगी से संयुक्त है, इसी छूत से सभी उत्पन्न है, फिर उनसे कौन बचा है? अतः छुआछूत का भेदभाव निरर्थक है। कबीर कहते हैं कि वास्तव में छूत से वही लोग परे हैं जिन पर माया का प्रभाव नहीं है, यानी कि जो पैसे की लालच में नहीं है, जिन पर माया का प्रभाव नहीं है, वही जो छूत और अछूत है उससे दूरी बनाए हुए हैं। बाकी सब इसमें लिप्त हैं। कबीर अछूत शब्द को यहाँ एक नया अर्थ देते हैं। उनका दावा है कि अस्पृश्यता ही ज्ञान का सर्वोच्च स्तर है। इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति संकुचित और विभाजक विचारों से पूरी तरह मुक्त है। लिहाजा कबीर अस्पृश्यता की सोच को सिर के बल खड़ा करके अछूतों को सबसे निचली अवस्था की बजाय सबसे ऊंची अवस्था में स्थापित कर देते हैं। तो कबीरदास हम देखते हैं बार बार किस प्रकार से कटाक्ष कर रहे हैं जातियों को लेकर के, जिसमें भेदभाव किए जा रहे हैं, तो वो सब यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर हाथ से मैला उठाने वालों की यहाँ पे स्टोरी बताई गई है। हाथ से मैला उठाती है क्योंकि सफाई कर्मचारी आंदोलन के कार्यकर्ता एक सूखे शौचालय को गिरा रहे हैं, तो उनकी यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है। बहुत सारे लोग झाड़ू, टिन और टोकरियों के सहारे पशुओं या इंसानों के मलमूत्र को ठिकाने लगाते हैं। वे बिना पानी वाले सूखे शौचालयों से
गंदगी उठाकर दूर के स्थानों पर फेंक कर आते हैं। हाथ से मैला उठाने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते हैं। यह काम आमतौर पर दलितों और लड़कियों के हिस्से में आता है। आंध्र प्रदेश में सक्रिय सफाई कर्मचारी आंदोलन के अनुसार पूरे देश में दलित समुदाय के लगभग 1 लाख लोग यह काम कर रहे हैं। सिर पर मैला ढोने वालों के बीच काम करने वाले इस संगठन का कहना है कि ये लोग 26 लाख निजी और सामुदायिक सूखे शौचालयों की सफाई करते हैं। सिर पर मैला ढोने वाले बेहद अमानवीय स्थितियों में काम करते हैं। इस काम के कारण उनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा बना रहता है। वे लगातार ऐसे संक्रमण के खतरे में रहते हैं जिससे उनकी आंखों, त्वचा, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र पर असर पड़ सकता है। इस काम के लिए उन्हें बहुत मामूली वेतन मिलता है। नगर पालिकाओं में काम करने वालों को रोजाना 200 रुपये मिलते हैं, जबकि निजी घरों में काम करने वालों को इससे भी कम पैसा दिया जाता है। जैसा कि आपने इस पुस्तक में पढ़ा कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता की प्रथा को खत्म किया जा चुका है, फिर भी हाथ से मैला उठाने वालों को कई जगह अछूत माना जाता है। गुजरात के अभंगी, आंध्र प्रदेश के पाखी और तमिलनाडु के सिक्कलियार इसी श्रेणी में आते हैं, यानी कि नाम अलग अलग हैं एक ही। आमतौर पर उन्हें गांव के किनारे अलग टोला में रहना पड़ता है। गांव से बाहर ये लोग रहते हैं। उन्हें मंदिर, सार्वजनिक जल सुविधाओं आदि के पास फटकने भी नहीं दिया जाता, यानी भटकने भी नहीं दिया जाता है। उनको पानी लेना तो बहुत दूर की बात है। मंदिरों में जाने की इनको इजाज़त नहीं होती है। 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993 पारित किया था। यह कानून सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा 2013 अन्य संगठनों व व्यक्तियों, जिनमें 7 मैला ढोने वाले थे, ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी। याचिका दायर करने वालों का यह कहना था कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा न केवल आज भी चल रही है, बल्कि रेलवे जैसे सरकारी कर्मों में भी बड़े पैमाने पर प्रचलित है। कार्यकर्ताओं ने अपनी मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का आग्रह किया। इसके जवाब में न्यायालय ने निष्कर्ष दिया कि 1993 में पारित किए गए कानून के बाद देश भर में सिर पर मैला ढोने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। न्यायालय ने केंद्र व राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग या मंत्रालय को आदेश दिया कि वे 6 माह के भीतर इस बात की सच्चाई का पता लगाएं। अगर सिर पर मैला ढोने की प्रथा अभी भी प्रचलन में पाई जाती है तो संबंधित सरकारी विभागों को ऐसे लोगों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 6 दिसंबर 2013 को लागू हुआ है। तो किस प्रकार से हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के इन लोगों ने दरवाजे खटखटाए और वहां से अपने अधिकारों की मांग की इन्होंने, तब जाकर के इनको थोड़ा इंसाफ मिला। आदिवासियों की मांगे और 1989 का अधिनियम क्या है। 1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है। आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था, अपनी जमीन छोड़ने और जबरन विस्थापन से आदिवासियों को भारी परेशानी होती है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन लोगों ने आदिवासियों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया था, उन्हें इस कानून के तहत सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कानून भी जनजातीय समुदायों को केवल वही लाभ देता है जिनका संविधान में आश्वासन दिया गया था। उनका कहना है कि संवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। जहां ऐसा हुआ है वहां संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी जमीन वापस मिलनी चाहिए। आदिवासी कार्यकर्ता सी.के. जानू का आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं हैं। यही सरकारें हैं जो लकड़ी व्यापारी, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजातीय जमीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती है। इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करके भी लोगों को वहां से बेदखल किया जा रहा है। सुश्री जानू का यह भी कहना है कि जो आदिवासी पहले ही बेदखल हो चुके हैं और जो अब वापस नहीं लौट सकते, उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि सरकार ऐसी योजनाएं बनाए जिनके सहारे वे नए स्थानों पर रह सकें और काम कर सकें। जब सरकार आदिवासियों की छीनी गई जमीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है, तो इन विस्थापितों को पुनर्वास देने के लिए मामूली सा खर्च करने में क्यों हिचकिचाती है। तो यहाँ पर जो केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वनाधिकार मान्यता अधिनियम 2006 पारित किया है।
इस कानून की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह कानून जमीन और संसाधनों पर अन्य समुदायों के अधिकारों को मान्यता न देने के कारण उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया है। इस कानून में वन्य समुदायों को घर के आसपास जमीन, खेती और चराई योग्य जमीन और गैर लकड़ी वन उत्पादों पर उनके अधिकार को मान्यता दी गई है। इस कानून में यह भी कहा गया है कि वन एवं जैव विविधता संरक्षण भी वनवासियों के अधिकारों में आता है, यानी कि वो जैव विविधता का भी संरक्षण करेंगे। निष्कर्ष क्या है इसका? किसी अधिकार या कानून या नीति को कागज पर लिख देना ही का मतलब नहीं होता, वह अधिकार या कानून नीति वास्तव में लागू हो चुका है। इन प्रावधानों को अमली जामा पहनाने के लिए लोगों को लगातार कोशिश करनी पड़ती है, यानी कि लोगों को ही अपनी कोशिश करनी पड़ती है इन तरह के कानून को समाज में लाने के लिए। बराबरी, इज्जत और सम्मान की चाह कोई नई बात नहीं है। यह बात हमारे पूरे इतिहास में विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। इसी प्रकार लोकतांत्रिक समाज में भी संघर्ष, लेखन, सौदेबाजी और संगठनिकता की प्रक्रियाएं जारी रहनी चाहिए। ये लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण गुण होता है आंदोलन अपनी आवाज़ के द्वारा हम अपने जो अधिकार हैं उनकी मांगों को कर सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर दलितों, आदिवासियों की किस प्रकार से अधिनियम बनाए गए हैं उनके लिए, लेकिन सिर्फ अधिनियम बनाए गए हैं जिसके बाद भी आज भी हमें भेदभाव, असमानता देखने को मिलती है समाज में, क्योंकि जब तक ये समाज से दूर नहीं होगी तब तक ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं की जाएगी। तो लोगों को ज़रूरत है इसको ख़त्म करने की, क्योंकि वो सिर्फ कानून वहाँ पर बन गए हैं, लेकिन लागू लोगों को ही करने पड़ेंगे। तो इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू।